अभी योगेश जी ने इतना बढ़िया भाषण दिया और जय तो लग नहीं रहा है, बागपत की जय हो रही। चौधरी चरण सिंह जी की पावन धरा है तो आवाज भी ऐसी आनी चाहिए। बोलो भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो भारत माता की। अब लगा बागपत में आना हुआ। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ठाकुर जयद्रथ सिंह जी, जिनके बुलावे पे मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं, ऊर्जावान विधायक और लगातार 2005 से जो विभिन्न चुनाव जीतते आए ऐसे योगेश धामा जी, संचालन कर रहे देवेंद्र प्रमुख जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सूरजपाल गुर्जर जी, पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित जी, कृष्णपाल सिंह जी चेयरमैन, रविंदर बली जी, अजय शर्मा जी, अंकित जी, नवीन प्रधान जी, सन्नी गुप्ता जी, रमेश कुशवाहा जी, बलराज सिंह जी, राखी राजपूत जी, मनोज आर्य टटीरी, कुलदीप भारद्वाज, हाजी चेयरमैन साहब, कपिल देव दोगट, चौधरी अरविंद तोमर, सुनील तोमर, मंजीत, सोनू चौधरी, संदीप प्रजापति, संदीप वशिष्ठ, बलराम गिरी, दिनेश जी। भाई जितने नाम इन्होंने दिए थे सारे पढ़ दिए, मैंने भी ना भैया मेरा नाम नहीं। और मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं इनमें भी मैं बहुत के नाम जानता हूं। और यहां पर सभी पत्रकार बंधु भी आए हैं, मेरे युवा साथी आए हैं, इस क्षेत्र के सभी किसान परिवार के सम्मानित बुजुर्ग आए हैं। मैं आपके सबके चरणों में नमन करता हूं और इस शानदार स्वागत और अभिनंदन के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बागपत अभी पूर्व में संचालक महोदय कह रहे थे कि छोटा सा जिला, मेरा जिला शामली है, वो भी ऐसा ही छोटा है, लेकिन ये छोटे जिले ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे काम करते हैं जैसे शरीर के अंदर दिल होता। चौधरी चरण सिंह जी की यह पावन धरा, जिन्होंने बागपत से चल करके उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर के देश के अंदर प्रधानमंत्री तो वो बने ही, लेकिन उन्होंने किसानों की पहचान, इस बागपत की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहचान हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में जनाने का काम किया। ये ऐसी चौधरी चरण सिंह जी की धरा है। जब यहाँ के 10-20 किसान कहीं खड़े होकर कुछ बात करने लगे या कोई फोटो मीडिया वाला दिल्ली में चला रहा तो टेंशन हो जा लोगों को, क्योंकि पता नहीं क्या कर देंगे। उसका कारण है आपकी ताकत, उसका कारण है आपकी ईमानदारी, उसका कारण है कि कैसे चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों मजदूरों की आवाज को बुलंद करने का काम किया और उस ईमानदारी का राजनीति के अंदर एक प्रतीक बनने का काम हुआ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, अनेकों दलों ने देश के अंदर या तो सत्ता पाई या सत्ता में कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन जब जब कांग्रेस ने कोई गलत कदम उठाया तो चौधरी चरण सिंह जी ने अपने 2 कदम पीछे खींचे। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन कभी भारत रत्न की मांग होती रही, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके इस बागपत के सभी किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की शान को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के क्षेत्र के किसानों को सम्मान देने का काम किया। अभी योगेश जी बात कर रहे थे चुनाव के बारे में, 1 चुनाव, 2 चुनाव, 4 चुनाव, 5 चुनाव। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे सुरेश खन्ना जी हैं, शाहजहांपुर से 7-8 चुनाव जीतते हैं। अभी तक कोई चुनाव नहीं आ रहे, 7-8 चुनाव जीते हैं। तो जब संगठन में बात होती है कि भाई सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कैसे चुनाव जीतते हैं, हारते नहीं। तो मैं भी लखनऊ में एक जगह बैठा था, मैं भी कहने लगा
कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना 2-3 बार के बाद बहुत मुश्किल होता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अगर बागपत और शामली जैसे जिले में आ जाओ तो दूसरी बार भी जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा उस बात को तो इनसे पूछना पड़ेगा, इनसे सीखना चाहिए कि योगेश जी बार बार चुनाव कैसे जीतते हैं। ये भी एक कला है और इनका प्यार किसानों का इनको मिलता है, इसमें भी कोई इनकी कला है। जब 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव हमारे सामने था, 2020 से 21-22 की बात मैं करना चाहता हूं कि जब जब मैं बागपत में आता हूं तो आप लोगों का स्नेह और प्यार देख करके मन भावुक होता है, क्योंकि इस क्षेत्र के किसानों का, युवाओं की एक बात है, महिलाओं की एक बात है कि हो सकता है जबान पर भी वो सारी बात कह दे, लेकिन मन में शक्कर और प्यार, और जैसे नारियल होता है अंदर पानी भरा रहता है, आप लोग उस प्रकार से प्यार देते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। 2021-22 की बात, 2020 में कोविड महामारी के बाद जैसे जैसे हम चुनाव के नजदीक पहुंचे, यह देश आंदोलन के लिए आगे बढ़ने लगा। किसान आंदोलन आया, अब 2027 6-8 महीने में आने वाला है, तो देखो दिल्ली में फिर आंदोलन के लिए। आप दोनों चीजों को सोचने की बात करें कि अब दिल्ली में ये चुनाव से पहले ही क्यों आंदोलन आता है। अब युवा वो वहां पर सड़कों पर बैठे हैं। ये पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि देश के अंदर शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति पेपर लीक जैसी घटना को अंजाम देता है, तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने अभी आज कैबिनेट में बिल पास करने के बाद वो सदन में भी पास होगा, उनको कठोर कार्रवाई के साथ सजा भी होनी चाहिए और अर्थदंड भी लगना चाहिए। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि जब जब चुनाव आया तो कांग्रेस और वामपंथी दल ये मिलकर के देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। 2022 के चुनाव से पहले ये किसान आंदोलन पंजाब से चल करके पश्चिम उत्तर प्रदेश भी पहुंचा, और मेरा बहुत बार किसानों के बीच में आना हुआ। बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, सब जगह जाना हुआ। तो मैं वहां पूछता था, भाइयों यहाँ किसान आंदोलन तो वो 3 बिल को लेकर के है, आप तो गन्ने की खेती करते हो, क्या गन्ने का इस बिल से कोई लेना देना है क्या? तो लोग कहते थे ना, गन्ने का तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सदियों से करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह ने गन्ना मिल के और किसानों को अनेकों काम देने का काम किया और सुधार, अनेकों सुधार किए। हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो मुखौटा पहन करके लोगों को भ्रमित करते रहे। और अब 2027 का चुनाव जैसे पहुंचा तो इन युवाओं को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस और वामपंथी दल, यहां तक कि ये भी पकड़ा गया है कि पाकिस्तान से 46 ऐसे हैंडल हैं, उस हैंडल के माध्यम से देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम हो रहा है। आपने भी अनेकों वीडियो देखी होंगी दिल्ली की, कैसे युवाओं को भ्रमित करने का काम। हमारी सरकार वो युवाओं के साथ है, वो शिक्षा सुधार के साथ है। वो चाहती है कि हमारे देश का युवा अच्छी शिक्षा स्कूल में तो प्राप्त करे ही, वो कॉलेज में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, कोई पेपर लीक ना हो, उसकी अच्छी शिक्षा हो, उसे अच्छी डिग्री मिले और देश के अंदर रोजगार की भी अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन कांग्रेस ने 70 वर्षों तक इस देश को बहुत पीछे धकेल करके रख दिया और लंबे समय तक युवाओं के बीच बेरोजगारी। पहले अगर पेपर लीक की बात होती थी तो पंजाब से लेकर के, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर राज्य तक कोई राज्य ऐसा नहीं बचता था जहां 1-2 महीनों में 5 बार पेपर लीक होता था। आज हमारी सरकार ने उस पर नकेल कसने का काम किया, उसको रोकने का भी काम किया है, लेकिन ये अवसर ढूंढते हैं और युवाओं को भ्रमित करते हैं। ये आप लोगों को समझना चाहिए और ये आप लोगों को ही अपने युवाओं को और अगली पीढ़ी को बताना होगा कि इस देश के अंदर 2 प्रकार की राजनीति हो रही है। एक राजनीति है जो राष्ट्रवाद की राजनीति है, देश के हित की राजनीति है, जो देश की अखंडता की राजनीति है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश के अंदर एक अखंडता का परिचय होना चाहिए। 70 वर्षों तक, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने कश्मीर को कभी भारत का अंग नहीं बनने दिया। कश्मीर में हजारों लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ और कश्मीर से वो भाग करके उनको पनाह अन्य प्रदेशों में लेनी पड़ी।
जब देश हमारा आजाद हुआ तो अनेकों लोग पाकिस्तान से भाग करके अपने देश में, भारत में आकर के अपनी जान बचाने का काम किया। आज जब धारा 370 और 35 से हटती है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, तो इसी देश के अंदर एक अखंडता का परिचय दिया जाता है कि 2 विधान 2 निशान 2 संविधान हटेगा और देश के अंदर केवल तिरंगा लहराएगा और लाल चौक पर भी तिरंगा लहराएगा। ऐसा एक नया इतिहास रचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। क्या देश में एक तिरंगा होना चाहिए या अलग अलग प्रदेश में अलग अलग होना चाहिए? बताओ। एक होना चाहिए। क्या दिल्ली में अगर आंदोलन होगा और पाकिस्तान उसका समर्थन करेगा और बांग्लादेश जैसा माहौल देश के अंदर पैदा करने का प्रयास होगा, क्या देश इसको स्वीकार कर सकता है? क्या हाथ उठा के बताओ, देश स्वीकार कर सकता है क्या? आप लोग मोदी जी के साथ है कि नहीं है ये बताओ, हाथ करके बताओ। आप अगर मोदी जी के साथ हैं तो 2022 में तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी ही, 2029 में पिछली बार से बड़ी सरकार हमारी बनेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हम लोग आज देश के अंदर, अब राहुल बाबा संसद के अंदर, सदन के अंदर तो बोलते नहीं। लोग सोचते हैं कि हम सदन में किसी तरह से पहुंच जाए, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, अपने देश की बात उठाएं, और वो सदन के अंदर से, सदन से अंदर से भागते हैं और जाकर के प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने लेट जाते हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको देश ने आपको भेजा है कि वहां संसद के अंदर जाकर के आप कोई बात रखो, आपको पेपर लीक पे कोई बात करनी है तो वार्ता करो। उनको डर ये रहता है कि अगर सदन चला तो इस देश की अखंडता आगे बढ़ेगी, देश में राष्ट्रवाद आगे बढ़ेगा, देश में विकास आगे बढ़ेगा और विकसित राष्ट्र के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है वो उस सदन के माध्यम से आगे बढ़ेगी। वो कहीं बढ़ ना जाए तो उसमें देरी करने का प्रयास राहुल बाबा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ। जब सदन चल रहा है तभी इस आंदोलन की बात हो रही है और तभी राहुल बाबा और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव वो आकर के दिल्ली की सड़कों पर धरना करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी इतनी लंबी समय सरकार रही, आपने युवाओं के लिए क्या किया? आपने महिलाओं के लिए क्या किया? ये 3 तलाक जैसी घटना पूरे देश के अंदर 60-70 वर्षों तक चलती रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे महिलाओं को मुक्ति दिलाने का काम किया। आजादी के बाद से लाखों हमारे देश के ऐसे नागरिक जो होने चाहिए थे, उसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, अनुसूचित वर्ग के लोग भी थे, दलित भी थे, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोग भी थे जो देश की नागरिकता जिनको नहीं मिली। नागरिकता संशोधन कानून लागू होता है, उसमें देश में उनको नागरिकता देने का काम किया है और वो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छी कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज बागपत के अंदर रात के समय में भी महिलाएं आराम से चल सकती हैं। पहले बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर इस क्षेत्र की बात करते थे तो बाहर की कोई कंपनी आती नहीं थी। अभी योगेश जी कह रहे थे यहाँ पर व्यापार के अनेकों अवसर प्रारंभ हुए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? उत्तर प्रदेश में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिल्ली से कोई चलता है, बागपत में दिल्ली से चला था, मुझे आज बागपत से इतने फोन आ गए, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। मैंने कहा अब जब समय ही इतना कम रह गया, आधे घंटे में अक्षरधाम से यहाँ बागपत पहुंच जाओ तो पहले चल के क्या करो? पहले क्या होता था, बागपत आते थे तो 10 बार सूचना पहुंचानी पड़ी थी, भैया रास्ते में लोनी पार करने में कितने घंटे लग जाएंगे, मेरठ से आएंगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, मुजफ्फरनगर से आए तो क्या घंटे लगेंगे। और कोई कश्मीर जो कोई केरल से आकर के दिल्ली से अगर सोचे कि मैं बागपत होते हुए मसूरी चला जाऊं, हरिद्वार चला जाऊं, तो आधे रास्ते से वापस लौट जाता था। लौटता था कि नहीं लौटता बताओ? और जो लौटा नहीं था उसे यहां लौटाने थे लोग। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। आज उत्तर प्रदेश बदला है। यह उत्तर प्रदेश जो अपराध के लिए जाना जाता था, जो बीमारू राज्य के रूप में जिसकी पहचान थी, जिसकी पहचान कैराना के पलायन से जाना जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान लखनऊ में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से होती है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल जब कश्मीर में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, वही मिसाइल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करती है।
लखनऊ में ये मिसाइल जो बन रही है ये अपने में अनोखी है। ये जब वार करती है सड़क ये जमीन के साथ साथ समानांतर चलती है। जब आतंकवादी ठिकाना उसको मिल जाता है तो ऊपर आसमान में जाती है और फिर उस पर वार करती है, उसको ध्वस्त करती है। और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी जब ऑपरेशन सिंदूर देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब आगे बढ़ाने का काम किया। आज ये बदलाव देख करके मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश ने बड़े परिवर्तन देखे हैं और मात्र 2014 से लेकर के अब तक, उत्तर प्रदेश ने 2017 से लेकर के अब तक इतने कम समय में आज हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं, हम बात करते हैं वंदे भारत की करते हैं और आज हम ये भी बात करते हैं कि दिल्ली से रैपिड रेल वो बागपत तक चलनी चाहिए। चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए बताओ? चला नहीं है तो इतने हल्की बोलोगे तो चलने की नहीं। फिर अगर बात में दम नहीं होने का तो दिल्ली में भी कहां सुनेगी? हमें भी तो जोर लगाने पड़े। और मैं तो अभी दिल्ली शामली में रेल विभाग का कार्यक्रम था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे मुख्य सचेतक है संसद लोकसभा की राज्यसभा के अंदर। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी बागपत तक तो रैपिड रेल चलाओगे, इसे शामली तक ले आएगी। तो अगर शामली तक आएगी तो बागपत को तो स्टॉप अपना बनेगा नहीं बनेगा बताओ? तो एक तीर से दो निशाने हो गए कि नहीं हो गए? आप लोग इसी प्रकार से प्यार देते रहो। चारों तरफ अनेकों विकास का काम देश के अंदर हो रहा है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में बागपत एक नई पहचान बनाएगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश एक नई पहचान बनाएगा, यह मुझे विश्वास है। आप रात के समय में भी देर तक डटे रहे, दूर दूर गांव से आए, ये सब कहना योगेश जी का एक परिवार है। जब आप लोगों से मिलता हूं लगता है आपके बीच में अपने परिवार के बीच में आया हूं। कोई मेरा भाई है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई मेरा बाबा है। आप सब लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और मुझे विश्वास है कि बागपत में जिस प्रकार से पहले कमल खिला था 2027 में भी पुनः कमल खिलेगा, इस बात का मुझे विश्वास है। कमल खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठी बीच करके बजरंगबली की कांग्रेस का राहुल बाबा का पंजामत दिखाना तो लेट जाएगा, फिर दोबारा नहीं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मजा नहीं आ रहा बात में, गुजरात बागपत की ताकत से दिखाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।